हेलो एवरीवन, माई सेल्फ संदीप चौधरी, टीम केमिस्ट्री सीएलसी सीकर। तो आज के पेपर में देखिएगा 2N2O5 चेंज इन 4N2 प्लस O2 है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, रेट ऑफ रिएक्शन इसको लिखना है, सभी के टर्म्स में लिख लेते हैं। क्या होगा, -1/2 dN2O5 अपॉन dt, ये हुआ इक्वल टू 1/4 dNO2 अपॉन dt इक्वल टू DO2 अपॉन dt। रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में जब भी हम रेट लिखते हैं तो नेगेटिव साइन को यूज में लिखते हैं और रेट ऑफ रिएक्शन को स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ इनवर्स फॉर्म में लिखा जाता है। तो अब यहाँ पे देखो, ये बोल रखा है कि इसकी जगह रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, इसकी जगह आपको लिखना है K1N2O5। अब देखो N2O5 तो सब जगह है, तो -dN2O5 अपॉन dt, इसकी जगह आपको क्या लिख दो, कांस्टेंट लिख दो K1 डिवाइड बाई 2। dNO2 अपॉन dt, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, K2 डिवाइड बाई 4। एंड DO2 अपॉन dt, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, K3, इसको आप लिख सकते हैं। तो यहां पर हो गए K3। अब देखो यहां पे आपको यहां पे क्या करना है, एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना हो गया, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 2K1 इक्वल टू K2 इक्वल टू 4K3, ये वाली वैल्यू आएगी। तो ये कौन से ऑप्शन के अंदर आ रहा है, सेकंड में। नेक्स्ट वन देखिएगा, कंसिडर द रिएक्शन N2 plus 3H2 चेंज इन NH3, द इक्वलिटी रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन। इसमें बात कर रखी है, इन दोनों को कोरिलेट करना है। जिन भी टर्म्स को आपस में कोरिलेट करना है उसको रेट की फॉर्म में लिख लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन को रेट की फॉर्म में आपने लिखा तो क्या होगा, -1/3 dH2 अपॉन dt इक्वल टू 1/2 dNH3 अपॉन dt। तो देखिएगा dNH3 अपॉन dt इक्वल टू क्या लिखोगे, तो 2 को इधर लेके चलो जाओ, तो क्या होगा, -2/3 dH2 अपॉन dt इक्वल टू होता है dNH3 अपॉन dt। देन फर्स्ट वन इज करेक्ट। नेक्स्ट वन देखिए, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3 इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज 15 ग्राम पर सेकेंड। SO3 इसकी फॉर्मेशन की रेट दर की 15 ग्राम पर सेकेंड एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ O2 की डिसअपीयरेंस की रेट पूछी है ग्राम पर सेकेंड में। बस आपको माइंड में ये सेट कर लेना है कि रेट ऑफ रिएक्शन जब भी लिखी जाती है या किसी भी रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री को रीड करते हैं तो उसको ग्राम में नहीं लिखा जाता, उसको पहले मोल में कन्वर्ट करना होता, फिर मोल को उसको ग्राम में आप चेंज कर सकते हैं। जब इसको आपको लिखना है तो देखो इन दोनों को कोरिलेट करना है, तो क्या लिखेंगे, -dO2 अपॉन dt इक्वल टू 1/2 dSO3 अपॉन dt। ये दोनों के बीच में रिलेशन आ गया। अब देखो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3 इसकी फॉर्मेशन की रेट है, इसकी बात कर रखी है, तो देखो क्या होगा, 1/2, ये कितना ग्राम दे रखा, 15 ग्राम पर सेकेंड। लेकिन ग्राम में तो आप पढ़ नहीं सकते, ग्राम को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मोल को ग्राम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मोलर मास है उसे डिवाइड कर दो। SO3 का मोलर मास काउंट करो, सल्फर का 32 होता है, O3 का कितना होगा 48, तो कितना जाएगा 80, तो डिवाइड बाई 80। ये आपके पास में आ गया, मोल पर सेकेंड में आया। लेकिन आपको क्वेश्चन सोल्व करना है ग्राम पर सेकेंड में, तो O2 के लिए ग्राम पर सेकेंड में कन्वर्ट करोगे तो O2 है, इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो। मोल को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो उसका मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे 32। इसको सोल्व कर लो, देखो इसको सोल्व करोगे ये कितना होगा 16। इसको 5 से डिवाइड करते हैं, 5 1 जा 5, ये 16 से 16 कैंसिल आउट, तो कितना होगा 3 ग्राम पर सेकेंड। देन फर्स्ट वन इज करेक्ट। तो बस यहां पे इतना ही ध्यान रखना, जब भी ग्राम में दे रखा हो तो उसको मोल की टर्म्स में सोल्व करो, फिर मोल को ग्राम में कन्वर्ट कर दो। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एक रिएक्शन के ऑर्डर के लिए कौन सा स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है। इट कैन बी फ्रैक्शनल नंबर हो सकता है, इट इज एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड क्वांटिटी, इसको एक्सपेरिमेंटल डेटा से सोल्व किया जाता है, ये भी सही है। रेट लो होता है वो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट होता है। Third, it is always equal to the sum of the stoichiometric coefficient of the reactant in the balanced chemical equation for a reaction। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
जो बैलेंस केमिकल रिएक्शन आप पढ़ते हो जिसको आप मॉलिक्युलरिटी भी नाम देते हो, वो मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर में भी इक्वल और में नॉट भी इक्वल, हमेशा उसके बराबर नहीं होगा। तो कौन सा गलत हो गया? थर्ड वन। नेक्स्ट देखिएगा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन स्टेटमेंट है, इसको आपको कंसीडर करना है। देखो, ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी कैन बी सेम, हो सकती है। ऑर्डर इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली एंड मॉलिक्युलरिटी इज द सम ऑफ द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रेट डिटरमाइनिंग एलिमेंट्री स्टेप। ये सही है। कोई भी एलिमेंट्री स्टेप है जिसे आप रेट डिटरमाइन करते हो, उसमें जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसका सम तो मॉलिक्युलरिटी होता है, और एक्सपेरिमेंटल में आप कैलकुलेट करते हो तो जो भी उसका रेट एक्सप्रेशन बनता है उसमें कंसंट्रेशन स्टेप उसकी पावर का सम होता है, वो आपका ऑर्डर होता है। देन बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज, देखो ये होता है हाफ लाइफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ए की पावर n-1, एन रिप्रेजेंट करता है ऑर्डर को। तो देखो, ऑर्डर की बात करें, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करें तो एन की वैल्यू कितनी रख दो? 0। टी हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल ए इनवर्स, तो आप इसको लिख सकते हो टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन उसका टी हाफ होता है, वो कंसंट्रेशन उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो फर्स्ट वन इज करेक्ट। Which of the following statement is not correct about molecularity of a reaction? एक रिएक्शन की molecularity के लिए कौन सा सही नहीं? It can be obtained from balanced chemical reaction, ये सही है। It can be more than 3, which is very common। नहीं, 3 से ज्यादा तो molecularity हो ही नहीं सकती, क्योंकि मैक्सिमम 3 मोलिक्यूल होता है, एट ए टाइम कोलाइड कर सकते हैं, जिसका molecularity नाम देते हैं। तो कोई भी स्टेप रिएक्शन में 3 से ज्यादा मोलिक्यूल आपस में कोलाइड नहीं कर सकते, तो 3 से ज्यादा कॉमन हो ही नहीं सकती। नेक्स्ट देखिएगा, एट क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन CMC द सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर। CMC के ऊपर क्या होगा? देखो, जनरल एग्जांपल आपको बताता हूँ। जैसे आपने वाटर लिया, एक बकेट पानी के ले लिया, एक बाल्टी पानी की आपने ली, उसके अंदर आपने सर्फ डालना स्टार्ट किया, डिटर्जेंट डालना स्टार्ट किया। तो जैसे डिटर्जेंट थोड़ा सा डालोगे तो उसमें झाग नहीं होगा, जैसे जैसे डालते जाओगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वहां पर झाग फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। उसी का नाम क्या होता है? मिसेल फॉर्मेशन, जहां पर जो पार्टिकल्स आपस में एसोसिएट होते हैं। तो वे मिनिमम कंसंट्रेशन जिसके ऊपर मिसेल फॉर्मेशन होता है, या ये समझ सकते हो जो डिटर्जेंट है वो झाग बनाने स्टार्ट करता है, उसी का नाम क्या होता है? CMC, जहां पर एसोसिएट हो जाते हैं इसके पार्टिकल। नेक्स्ट वन, फॉर ए रिएक्शन द रेट कांस्टेंट इज एक्सप्रेस्ड एज K A की पावर E-16,000 अपॉन T। द एनर्जी ऑफ द एक्टिवेशन इज, देखो K इक्वल टू क्या होगा? A e टू द पावर माइनस EA अपॉन RT। इसको कंपेयर कर दो, ये इसके बराबर कंपेयर किया, तो आप क्या लिख सकते हो? EA अपॉन RT कितना होगा? 6 इंटू 10 टू द पावर 4 अपॉन T। T से T कैंसिल आउट, तो EA इक्वल टू 6 इंटू R। ऑप्शन में R की वैल्यू कैलोरी में लेनी है, और कैलोरी में R कितना होता है? 2, तो 12 इंटू 10 टू द पावर 4। देन फर्स्ट वन इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिएगा, in a reaction Na plus B, change in C, the rate expression is R equal to K A की power 2 और B. If the concentration of both the reactant is tripled at constant volume, then the rate of reaction will be। प्रत्येक रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन को 3 टाइम कर दिया उसने, तो रेट वो कितनी टाइम हो जाएगी? तो वैल्यू रख दो बस। A की वैल्यू 3 है, इसकी पावर 2, B है, ये कितना होगा? 3, 9 इंटू 3 कितना होगा? 27 टाइम्स। सेकेंड वन इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिएगा, Which of the following statement is not correct? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है? The thermal decomposition of HI on gold surface is example of zero order reaction, ये सही है। The decomposition of ammonia on a platinum surface is first order, नहीं, ये भी zero order reaction होती है, तो ये वाला क्या हुआ? गलत। A negative slope is obtained when a graph is plotted between the concentration of reactant and time for a zero order reaction, तो ये देखो सही है। क्या होता है? X इक्वल टू होता है KT, X क्या होता है? C0 माइनस CT इक्वल टू KT। देन CT इक्वल टू क्या होगा? इसको इधर लेके आओ, इसको इधर लेके आओ, C0 माइनस KT। तो Y इक्वल टू C माइनस MX। तो कैसा स्लोप आ रहा है? नेगेटिव स्लोप आ रहा है, तो ये वाला भी सही है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन मींस दैट द रेट ऑफ द रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू जीरो पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये होता है कि जो भी रेट एक्सप्रेशन होता है उसमें कंसंट्रेशन स्टेप की अगर पावर 0 आ रही है, इट मींस जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो देन सेकंड वन इज इनकरेक्ट। Graph between log K and 1 by T. K is rate constant in second inverse and T is the temperature in Kelvin. Is a straight line. If OX ये वाली वैल्यू है, ये दे रखी है आपको 5 and the slope is line is -1 upon 2.303, then
के ए इज, देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, log k और 1/t है, इसके बीच में ग्राफ बना रखा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, सेकंड इनवर्स दे दिया ना, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, log k इक्वल टू क्या होगा, log a माइनस ए अपॉन 2.303 RT। इनके बीच में आपको ग्राफ प्लॉट करना है, तो y इक्वल टू सी माइनस एम एक्स। एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करना है, तो इसको आपने कंपेयर कर दिया, ये वाला होगा, तो ये किसके इक्वल होगा, ये अपॉन 2.303 R किसके इक्वल होगा, 1/2.303, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। तो एक्टिवेशन एनर्जी वो किसकी इक्वल होगी, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R की इक्वल होगी। और कैलोरी में R की वैल्यू कितनी होती है, 2 कैलोरी, थर्ड वाला ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। तो ये 57, नेक्स्ट देखिएगा 58। फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए चेंज इन प्रोडक्ट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए इज 0.1 m which becomes 0.001 m after 5 times. Rate constant of the reaction in minute inverse is, रेट कांस्टेंट है उसको आपको कैलकुलेट करना है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। देखो क्या दिया इसने, वो सिंपल सा मेथड बताते हैं, 0.1 है, वो 0.001 में गया, इसका मतलब पहले 90% जो ब्रेक होगा तब तो किस में जाएगा, 0.01 में, फिर इसका जो वो 90% ब्रेक होगा, इसका भी 90% है वो ब्रेक हुआ, तो किसके अंदर जाएगा, 0.001 में। इट मीन्स यहां पर इसमें जाने के लिए कितने T90 लगते हैं, 2 T90 लगते हैं, तो यहां पर 2 T90 लगा, जिसकी वैल्यू आपके पास में कितनी है, 5 मिनट, तो T90% इसकी वैल्यू क्या होगी, 5/2, ये तो T90 की वैल्यू होगी। और T90 का रिलेशन TF के साथ में होता क्या होता है, 3.33 TF, ये T90 इक्वल होता है। तो बताओ T½ है वो कितना हुआ, 5/2 इंटू 3.33, ये T½ होगा। और T½ किसके बराबर होता है, 0.693 अपॉन K, इसके इक्वल होगा। तो यहां से आपके पास में K की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो क्या होगा, 0.693 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3.33 डिवाइड बाई 5, और जब इसको आप सोल्व करते हो तो ये वाली वैल्यू आती है 0.9212, देन फर्स्ट वन इज करेक्ट। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन, आप है ना फर्स्ट ऑर्डर में तो कुछ करना ही नहीं होता, फॉर्मूला लगा के भी आप कर सकते हो, k इक्वल टू 2.303 अपॉन t log a अपॉन a माइनस x, वो भी कर सकते हो। या बहुत सिंपल सा मेथड है कि आप देखो ये कितना ब्रेक हो रहा है, इसकी कंपैरिजन कितना हुआ, 0.1 का 90% 0.01 होता है, इसका मतलब ये कितना उसका ब्रेक हो गया, 2 T90 ब्रेक हो गया, यानी 99% ब्रेक हो गया, जिसका टाइम कितना 5, जिसे T90 लगा लो। और T90 का रिलेशन T½ के साथ होता है, T½ का रिलेशन कांस्टेंट के साथ जानते हो कि T½ होता है 0.693 अपॉन k होता है, इसे k की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते। नेक्स्ट वन, for a reaction 3A change in product, it is found that the rate of reaction double if concentration of A is increased 4 times, then rate order of the reaction will be, देखो क्या होगा, R directly proportional A की पावर n, हम ये जानते हैं। अब देखो, it is found that rate of reaction double, ये कितनी होगी, डबल, if the concentration of A is increased 4 times, इसको कितना आपने किया, 4 टाइम इंक्रीज किया, तब ये डबल होगी। क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं कि इन दोनों को 2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 2 की पावर, या रूट लिख दो उसको 1/2, ये तो होगा ना। तो बताओ ऑर्डर कितना हो गया, 1/2, 4 का रूट कितना होता है 2, तो हाफ ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट वन, फॉर ए रिएक्शन 2A + 3B चेंज इन फोर्स, द रेट ऑफ रिएक्शन में बी एक्सप्रेस्ड एज, रेट ऑफ रिएक्शन को लिखना है, सिंपल क्वेश्चन है। रिएक्टेंट के लिए नेगेटिव साइन यूज में लेते हैं, प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव साइन यूज में लेते हैं, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और टाइम के साथ में डिक्रीज होती है, प्रोडक्ट इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, और स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को रेट ऑफ रिएक्शन में इन्वॉल्व किया जाता है, बट डिसअपीयरेंस और अपीयरेंस की रेट आ जाए तो वहां पे इन्वॉल्व नहीं करते। तो यहाँ पे देखिएगा R इक्वल टू -1/2 dA अपॉन dt इक्वल टू -1/3 dB अपॉन dt इक्वल टू 1/4 dC अपॉन dt। तो ये वाला कौन सा ऑप्शन में आ गया, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट वन, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन XA + YB चेंज इन, इसके लिए लॉग वैल्यू दे रखी है, log -dA अपॉन dt इक्वल टू log dB अपॉन dt प्लस 0.3, वेयर नेगेटिव साइन इज इंडिकेट रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, दस x
रेशियो वाई, एक्स और वाई उसका रेशियो क्या होगा। ये देखो यहाँ पे क्या कर रखा है, ये वैल्यू आ रही है 0.3 और आपको पता है 0.3 वैल्यू किसकी होती है, log 2 उसकी वैल्यू होती है, ये हम जानते हैं। देखिएगा तो इट मीन्स log, इसको आपने लिखा तो देखो ऐसे लिखा है -1/x dA/dt इक्वल टू 1/y dB/dt। फिर x को इस साइड में आप लेके आए तो क्या लिखेंगे, -dA/dt इक्वल टू x/y dB/dt। जब टेकिंग लॉगिथ्रम दोनों तरफ log लगा दिया तो क्या होगा, log -dA/dt इक्वल टू log, ये तो मल्टीप्लीकेशन है ना, तो log को ऐड करते हैं, log dB/dt प्लस log x/y। और ये वाली वैल्यू 0.3 दे रखी है, इसका मतलब 0.3 कब आएगी, जब ये वाली टर्म कितनी हो, दोनों का रेशियो कितना हो 2, क्योंकि log 2 इसकी वैल्यू होती है 0.3। इट मींस क्या होगा, 2:1। तो कितना आएगा, देखिएगा यहां से -dA/dt log dB/dt 1/x था, x इस साइड में चला गया तो x इस टाइम में गया तो x/y हुआ, और x/y है उनका 0.3 दे रखा है। इट मीन्स ये वैल्यू कितनी होगी, 2:1, ये होगा 2:1। नेक्स्ट वन देखिएगा, A study of chemical reaction of the reaction A plus B change in product gave the following data at 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर पूछा आपको। देखो सिंपल सा क्वेश्चन, इसको तो कांस्टेंट कर दिया और इसको कितने टाइम किया, 2 टाइम, तो रेट कितने टाइम हो गया, 2 टाइम। अगर इसको 2 किया तो भी 2 टाइम होगा, इसका मतलब पावर कितनी है, 1। इट मींस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 62 में कितना हो गया, 2। फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए चेंज इन प्रोडक्ट the rate of reaction at A है उसकी concentration 0.2 मोल लीटर इनवर्स is 1 into 10 to the power -2 मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। The half life period of the reaction is, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इसका T हाफ आपको कैलकुलेट करना है। तो देखो T हाफ ये आपको कैलकुलेट करना है, T हाफ किसके इक्वल होता है, 0.693/K इसके इक्वल होता है। और K की वैल्यू यहां पर अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। K इक्वल टू क्या होता है, 2.303 अपॉन, यहां से भी आ सकता है या डायरेक्ट लिख देते हैं, रेट गिवन है ना, तो रेट का सिंपल तरीका ये लिख लो, R इक्वल टू K A⁴ इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। रेट गिवन है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, नहीं तो कैलकुलेशन टफ हो जाती है। तो यहाँ पे K इक्वल टू आपके पास में क्या हो गया, रेट डिवाइड बाई A। रेट है उसकी वैल्यू आपको दे रखी है 1 into 10 to the power -2 और कंसंट्रेशन हो आपके पास में कितनी दे रखी है, 0.2। तो K है इसकी वैल्यू आपके पास में आएगी, वो K की वैल्यू कितनी आ गई, ये पॉइंट हटाओगे तो कितना होगा 10, तो 1/2 into 10 to the power -1 ये K वैल्यू आ गई। लेकिन ये K किसके अंदर आ रहा है, मिनट इनवर्स में। तो देखिएगा क्या करेंगे, 0.693 K की वैल्यू 1/2 10 to the power -1 into 2 ये वैल्यू होगी। ये मिनट के अंदर वैल्यू आई 0.693 into 2, ये 10 भी ऊपर आ गया और इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दो, 60 से मल्टीप्लाई कर दो, सेकेंड में हो जाएगा। और जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वाला मल्टीप्लीकेशन आता 832, ये होता 832। तो फर्स्ट वन इज करेक्ट। नेक्स्ट वन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व रिप्रेजेंट जीरो ऑर्डर रिएक्शन ऑफ द रिएक्टेंट ए चेंज इन प्रोडक्ट। इनमें से कौन सा कर्व है वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन को बताता है। हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये मानते हैं ए है, टी टाइम पे कंसंट्रेशन होती है ए, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, टी बराबर 0 टाइम पे इसकी कंसंट्रेशन मैंने सी मान ली या ए मान लिया, जो भी मानना चाहो, चलो ए मान लेते हैं, ये कितना होगा 0। पर्टिकुलर टाइम टी के ऊपर आप देखोगे तो ये कितना होगा a माइनस एक्स, और ये कितना बन जाएगा x। और हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जानते हैं x बराबर क्या होता है kt।
एक्स क्या होता है, डिसोसिएटेड अमाउंट, और डिसोसिएटेड अमाउंट किसके बराबर होता है, इनिशियल अमाउंट माइनस टी टाइम है उस पर अमाउंट, सी नॉट माइनस सी टी में लिख देता हूँ, इनिशियल कंसंट्रेशन को सी नॉट मान लिया, इसको मैंने सी टी मान लिया, इक्वल टू क्या होगा के टी। तो टी टाइम पे आप बात कर रहे हो तो क्या होगा, सी टी इक्वल टू सी नॉट माइनस के टी, तो क्या आएगा वाई इक्वल टू सी माइनस एम एक्स, और सी माइनस एम एक्स है उसका ये वाला ग्राफ होता है, ये होगा नेगेटिव स्लोप विथ स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट देखिएगा, select the correct diagram for an endothermic reaction that proceeds through two steps with the second step is rate determining step। दो स्टेप के थ्रू हो रही है और सेकंड स्टेप है वो आपको क्या बोल रहा है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप वो स्टेप होती है जो स्लोवेस्ट स्टेप होती है, और स्लोवेस्ट स्टेप वो होती है जिसका पाथ होता है वो बड़ा होता है, बैरियर बड़ा आता है। और प्रोसेस कौन सी है, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक इसका मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है, उसके अंदर प्रोडक्ट ऊपर रहेगा। टू स्टेप में हो रही है, जिसमें फर्स्ट स्टेप है वो तो फास्ट है और सेकंड स्टेप है वो स्लो, बैरियर ज्यादा, ये ऊपर रहेगा। तो ऐसा ग्राफ किस में आ रहा है, फोर्थ वन, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द केमिकल रिएक्शन दैट ओबे द एक्सप्रेशन टी हाफ इक्वल टू 1/Ka। यहां पर कौन सी ऑर्डर रिएक्शन होगी, तो हम तो अभी पढ़ के आए रिलेशन, टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/A⁻n-1, या टी हाफ के को यहां पर लिख सकते हो कांस्टेंट हटाने के लिए। तो बटा में अपॉन में के कब आएगा, जब n की वैल्यू कितनी रखो आप 2, तो n इक्वल टू आप 2 रखोगे तभी तो a इनवर्स के अंदर आएगा। तो टी हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल a सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए होता है। सेकंड वन इज करेक्ट। नेक्स्ट वन, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। ऑलवेज नहीं हुआ, इंक्रीज क्या लिखा है, ऑलवेज डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। हाँ, इन जनरली इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ में रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है, ये बात सही है। और भी चेक कर लेते हैं, मे इंक्रीज और डिक्रीज विद इंक्रीज द टेम्परेचर डिपेंड ऑन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। ये ज्यादा सही होगा, क्योंकि अगर पॉजिटिव कोफिशिएंट रिएक्शन होती तब तो बढ़ेगी, लेकिन एक्सेप्शन के अंदर N2 की रिएक्शन O2 के साथ में करवाते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, वो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट रिएक्शन भी होती है, वहां पर टेम्परेचर इंक्रीज करने पे डिक्रीज होगा। अगर ये वाला नहीं लिखा होता तब तो हम सेकंड को सही मान लेते, लेकिन मोर करेक्ट की बात करें तो कौन सा मोर करेक्ट होगा, थर्ड वन। व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन इफ इट्स रेट डबल व्हेन द टेम्परेचर इज राइज फ्रॉम 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, log K2/K1 इक्वल टू EA/2.303 R log T2 माइनस T1/T1 इंटू T2, ये फॉर्मूला होता है। अब यहां पे देखो इट्स डेट डबल, तो log 2 हो गया, और log 2 की वैल्यू कितनी होगी 0.3, ये आपको कैलकुलेट करना है। अब देखो ये अपॉन 2.303 लॉग नहीं होता, ये आता, तो ये अपॉन 2.303, आर की वैल्यू रखोगे कितना होता है 8.314 अपॉन 1000, ये किलो जूल में, क्योंकि ऑप्शन किस में दे रखा है, किलो जूल। T2 माइनस T1 टेम्परेचर डिफरेंस कितने का होगा 15। अब ये वाला टेम्परेचर इसमें 273 है, वो ऐड कर दो, क्योंकि केल्विन में लेना होता है। तो देखो 273 ऐड क्यों करते हैं, क्योंकि टेम्परेचर केल्विन ले लेना है। पहले में तो क्या करो आप 20 वाला ऐड करो, तो कितना होगा 293, ये हो गया 293 इंटू 273 है, इसमें 35 है, ये ऐड करो 8308, ये आ गया, और ये किसके बराबर हो गया 0.3। तो यहां से एक्टिवेशन एनर्जी है वो आप सोल्व करते हो, तो कैलकुलेशन बेटा, कैलकुलेशन आपको खुद से करनी चाहिए। तो ये वैल्यू होते हैं 34.7, देन थर्ड वन इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इनमें से कौन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नहीं होता, अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। ये सोल्ट है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये सोल्ट है, ये सोल्ट है, सोल्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। एसिड और बेस में भी स्ट्रॉन्ग और में भी वीक, और एस ब्लॉक के हाइड्रोक्साइड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग, इन जनरल स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, जबकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है वो वीक बेस होता है। इन कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज ड्यू टू, तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस होता है वो क्या होगा, फ्लो ऑफ आयंस के कारण होता है, तो क्या होगा मोमेंट ऑफ आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ 0.5 m सॉल्यूशन इज 0.01287 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स।
व्हाट वुड बी इट इक्विवेलेंस कंडक्टेंस? इक्विवेलेंस कंडक्टेंस आपको कैलकुलेट करनी है। इक्विवेलेंस कंडक्टेंस होता है 1000 K/C और कंसंट्रेशन वो किस में ली जाती है? नॉर्मेलिटी में। तो 1000 स्पेसिफिक कंडक्टेंस आपके पास में 0.01287 डिवाइड बाई नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी कितनी है? 0.5। इसको सोल्व कर लो, 10 ऊपर चला गया 2, तो ये कितना होगा? 25। ये सोल्व करो कितना हो? 25.74। थर्ड वन इज करेक्ट, डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है। नेक्स्ट वन देखिएगा, द वेरिएशन ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विथ कंसंट्रेशन इज करेक्टली सो इन फिगर। कौन सा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए सही है? हम जानते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो रिलेशन बनाया था वो डिबाई-हैकेल ऑन-शैगर इक्वेशन उससे बनाया जाता है, और ये होते हैं म्यू सी इक्वल टू म्यू इनफाइनाइट माइनस बी रूट सी। म्यू बोलते हैं, लेमडा बोलते हैं, एक ही बात होता है रिप्रेजेंटेशन। तो ये क्या होगा? y इक्वल टू सी माइनस एम एक्स। तो देखो y इक्वल टू सी माइनस एम एक्स का क्या ग्राफ होता है? ये वाला ग्राफ होता है। तो सेकंड वन इज करेक्ट। नेक्स्ट वन देखिए, द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड इज 3.86 into 10 to the power minus 5 and that water used in solution is this one, then specific conductance of CaF2 alone is, यानी CaF2 है, वाटर है, दोनों को ऐड करके दे रखा है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस किस किस की? स्पेसिफिक कंडक्टेंस CaF2 प्लस स्पेसिफिक कंडक्टेंस वाटर, इन दोनों का सम है वो आपके पास में कितना? 3.86 into 10 to the power minus 5, जिसमें आपको CaF2 इसका कैलकुलेट करना है, और वाटर का कितना गिवन है? 0.15 into 10 to the power minus 5, दोनों का सम दे रखा है। तो बताओ स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड 3.86 into 10 to the power minus 5 माइनस 0.15 into 10 to the power minus 5, माइनस 5 कॉमन लिया, इसको माइनस करोगे तो कितना होगा? 3.71 into 10 to the power minus 5। सिंपल सा है, इन दोनों के सम के बराबर होती है। तो फर्स्ट वन इज करेक्ट। नेक्स्ट वन देखिएगा, द आयनिक मोबिलिटी ऑफ एल्कली मेटल्स इन एक्वस सॉल्यूशन इज मैक्सिमम। देखो स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड ऑफ आयन। स्पेसिफिक कंडक्टेंस स्पीड ऑफ आयंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और स्पीड ऑफ आयंस एक्वस सॉल्यूशन में अगर बात करते हैं तो जो जितना स्मॉलर केटाइन होता है उसकी स्पीड उतनी ज्यादा होगी, लेकिन एक्वस मीडियम जो जितना स्मॉलर होता है ना उसका सॉल्यूशन उतना ही ज्यादा हो जाता है, वो बिगर हो जाता है। तो जो बिगर आयन होता है रियल में उसका सॉल्यूशन कम होता है, उसकी स्पीड ज्यादा होती है। तो थर्ड वन इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ NaCl, HCl एंड सोडियम एसीटेट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन आर गिवन। ये वाले आपको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस वो गिवन है। द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एसिटिक एसिड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज। इनफाइनाइट डाइल्यूशन में एसिटिक एसिड है, इसकी कंसंट्रेशन पूछिए। कॉल्नर्स लॉ ये बोलता है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन अगर आप कर दी तो आयन कहां से आ रहा है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको आप ऐड कर सकते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर। तो एसिटिक एसिड है, उसके लिए आपको क्या चाहिएगा? एसिटेट आयन का सम और H+ आयन है इसका सम। H+ आयन इन दोनों का सम। अब देखो एसिटेट यहाँ पे किससे आएगा? सोडियम एसिटेट से आएगा, तो इसको लिखोगे आप 425.16, और H+ कहां से आएगा? HCl से आएगा। अच्छा HCl की 4251 है और सोडियम एसिटेट की, कोई बात नहीं, दोनों को ऐड ही करना है, ये 91 होगा। फिर NaCl है, तो NaCl आपको चाहिए नहीं, इसको माइनस कर दो, तो कितना माइनस करेंगे? 126.45। सिंपल सा है, इन दोनों को ऐड करो, इसको माइनस करो, ऐड करके माइनस करते हैं वैल्यू आते हैं 389.71। कॉल्नर्स लॉ है, इसको अप्लाई करना है। नेक्स्ट देखिए, जिंक कैन बी कोटेड ऑन आयरन टू प्रोटेक्ट गैल्वेनाइजेशन आयरन बट द रिवर्स इज नॉट पॉसिबल। इट इज बिकॉज, देखो जिंक को ऐड किया जाता है आयरन के लिए, गैल्वेनाइजेशन के लिए, या फिर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, जंग लगने से, रस्ट से प्रोटेक्शन के लिए। तो आपको देखनी होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अपर मेटल होता है ना, वो मोर रिएक्टिव होता है, तो मोर रिएक्टिव मेटल्स है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यूज में लेते हैं। और अगर इसी से आप देखोगे तो जिंक ऊपर होता है, आयरन होता है वो नीचे होता है, इसलिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? जिंक है, उसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो जिंक होता है उसका हाई नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है देन आयरन। नेक्स्ट वन, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट कैन बी डिपॉजिट 108 ग्राम ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। 108 ग्राम, इसका मतलब इसका इक्विवेलेंट वेट कितना है? 108। सिल्वर का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है? 108 होता है। और इक्विवेलेंट वेट के इक्वल अगर आपको अमाउंट जमा करनी होती है तो इलेक्ट्रिसिटी जो आप फ्लो कर रहे हो वो होनी चाहिए
96,500 कूलम, इट मींस 1 फेराडे या 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो क्या होगा 96,500 कूलम या 1 फेराडे। नेक्स्ट वन, व्हेन डाइल्यूट HNO3 इज इलेक्ट्रोलाइज्ड तो एनोड पे क्या बनेगा? तो यहां पे देखो एनाइन होता है वो एनोड पे जाता है, एनाइन क्या है NO3 नेगेटिव। अब एक्वस सॉल्यूशन होता है तो जिसका डिस्चार्जिंग पोटेंशियल कम होता है वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन करता है, और जो भी बिगर एनाइन होते हैं उसकी कंपैरिजन में वाटर का डिस्चार्जिंग पोटेंशियल कम होता है, और वाटर जब ऑक्सीडाइज होता है तो O2 का फॉर्मेशन करता है। तो एनोड पे किसका फॉर्मेशन होगा? O2 गैस फॉर्म होगी। नेक्स्ट वन, 3 Farad of electricity is passed through the 3 electrolytic cell connect in series Ag plus, calcium plus to aluminum plus 3 respectively. The molar ratio of this metal ion as liberated at the electrode is, देखो Ag प्लस है, उसको Ag में कन्वर्ट करने के लिए कितने मोल फेराडे की आवश्यकता होती है? 1 की, 1 मोल। तो आपने कितना यहाँ पे फेराडे पास किया? यहाँ पर 3 फेराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपने पास यहाँ पर करी, तो यहाँ पर कितने मोल इसकी डिपॉजिट हो जाएंगे? 3। कैल्शियम प्लस 2 के एक के लिए डिपोजिशन के लिए कितने मोल फेराडे की आवश्यकता होती है? 2 की, और आपने 3 मोल है इसको पास किया, तो इसका कितना डिपॉजिट होगा? देखो 1 मोल से सॉरी कैल्शियम प्लस 2 से किसमें जा रहा है? कैल्शियम में। तो कितने मोल की रिक्वायरमेंट है? 2 मोल जब इसको पास करोगे तो कितना डिपॉजिट होगा? 1। और जब 1 मोल पास करोगे तो कितना होगा? 1/2। और आप पास कितने कर रहे हो? 3 मोल, तो मल्टीप्लाई बाई 3, तो कितना होगा? 3/2। ये हो गया। फिर देखो एल्यूमिनियम प्लस 3, तो 3 मोल फेराडे इससे पास करोगे तब कितना होगा? एक ही का होगा ना, प्लस 3 है, तो कितने मोल की रिक्वायरमेंट है? 3 की। तो उसके लिए एल्यूमिनियम प्लस 3 को एल्यूमिनियम में जानने के लिए कितने मोल की रिक्वायरमेंट है? 1 मोल की। तो फर्स्ट के लिए क्या 3:3/2:1, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या होगा? 6:3:2, 632 इन थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट में देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट इवॉल्व H2 फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड से कौन H2 रिलीज कर सकता है? जो इसी एस में हाइड्रोजन से अपर मेटल होता है वो कर सकता है, जो लोअर मेटल होता है वो नहीं कर सकता, और प्लेटिनम होता है वो नीचे प्रेजेंट। कैलकुलेट द EMF ऑफ दिस सेल रिएक्शन। इस सेल रिएक्शन के लिए EMF है, इसको आपको कैलकुलेट करना है। तो देखो पहले सेल इक्वेशन बनाते हैं, A कन्वर्ट इन A+3, इसकी कंसंट्रेशन है 0.1। दूसरा B+2 जिसकी कंसंट्रेशन है 10⁻², ये 10⁻⁻1। इससे आप किस में जा रहे हो? B के अंदर जा रहे हो, ये वाला है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है? सेल रिएक्शन है, इसको बैलेंस सेल रिएक्शन करना पड़ता है, और बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये 3 है, ये 2 है, तो उसको कितने से मल्टीप्लाई कर दो? 3 से, और इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दो? 2 से। बैलेंस सेल रिएक्शन बन जाएगी। क्या बना? 2A+3B+2 चेंज इन 2A+3 प्लस 3B। अब नेक्स्ट इक्वेशन लगाते हैं, E सेल इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाई पार्टिसिपेटिंग इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 6। लॉग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन A+3 की कितने? 10⁻⁻1, इसकी पावर कितनी होगी? 2 अपॉन B+2 है, इसकी कंसंट्रेशन कितनी? 10⁻⁻2, और पावर कितनी लगा दोगे इस पे? 3। E नोट सेल है, इसको भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। E नोट सेल क्या होता है? E नोट रिडक्शन एट कैथोड माइनस E नोट रिडक्शन एट एनोड। इससे E सेल कैलकुलेट करोगे। कैथोड ये एनोडिक कंपार्टमेंट होता है, और ये क्या होगा? कैथोडिक कंपार्टमेंट होता है। तो यहां पे देखो A+3 के अंदर जा रहा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है इसका, B+ में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन में कन्वर्ट करना है। तो रिडक्शन में करोगे साइन को अपोजिट कर दो, सॉरी, तो -0.45, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो यहां से E नोट इसकी वैल्यू यहां पे रख दो। इसको हम सोल्व कर लेते हैं, कितना हुआ? प्लस का 0.75 माइनस 0.45, तो कितना बच गया? 0.3। ये करते अप्रोक्सीमेट कितना होगा? 6 से डिवाइड करोगे 0.01 लॉग 10⁻⁻2, और ये कितना होगा? 10⁻⁻6। इसको ऊपर ले आओ तो क्या होगा? 10⁻+4। इसको बैक साइड लाओ, सोल्व कर लो, ये वैल्यू आएगी 0.04 आएगी। 0.04 को इससे माइनस करो, कितना होगा? 0.26। तो देखो जब भी ऐसे रिएक्शन होता है जहां पे भी कंसंट्रेशन गिवन होता है, तो उसको नेक्स्ट इक्वेशन में पुट करके सोल्व कर लेते हैं। पहले सेल रिएक्शन बनानी होगी, फिर देखिएगा। द EMF ऑफ ए सेल इज पॉजिटिव व्हेन फ्री एनर्जी चेंज ऑफ
रिएक्शन नेगेटिव, डेल्टा जी इक्वल टू क्या होगा माइनस एन एफ ई सेल। अगर ई सेल इसकी वैल्यू पॉजिटिव, डेल्टा जी नेगेटिव यानी लेस देन 0। नेक्स्ट वन, हाइड्रोजन कैन बी यूज्ड इन फ्यूल सेल इफ डेल्टा जी नॉट फॉर दिस रिएक्शन इज 600 किलोजूल, व्हाट विल द ई नॉट फॉर दिस सेल। देखिए क्या हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन सेल में किया जाता है, इससे विक्रिया के लिए डेल्टा जी है वो 600 किलो जूल है, तो ई सेल उसको कैलकुलेट कर लो, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है माइनस एन एफ ई नोट सेल। तो ई नोट सेल है वो किसके बराबर होगा डेल्टा जी नोट अपॉन माइनस एन एफ ई नोट सेल। वैल्यू रखनी है किलो जूल, इसको किस में रख लो जूल में, इंटू 10 टू द पावर 3। इन सब की वैल्यू आप पुट कर दो 96500, ठीक है। तो इनकी जब वैल्यू आप पुट करते हो तो ये कैलकुलेशन इसको सोल्व करोगे वैल्यू आती है 1.57, देन थर्ड वन इज करेक्ट। यानी डेल्टा जी नोट आपको गिवन है, ई नोट है तो फॉर्मूला क्या लगाओ डेल्टा जी नोट बराबर माइनस एन एफ ई नोट सेल। एन क्या होगा पार्टिसिपेटिंग इलेक्ट्रॉन, इस रिएक्शन का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखो नेक्स्ट, देन क्वेश्चन नंबर 84 देखिएगा। 84 में आपको क्या दे रखा है ई नोट एफ ई प्लस 2, ये जा रहा है एफ ई के अंदर, इसका पोटेंशियल आपको गिवन है एक्स। एफ ई प्लस 3 जब जा रहा है एफ ई के अंदर तो उसका पोटेंशियल कितना दे रखा है x2, और आपको पोटेंशियल पूछा है एफ ई प्लस 3 जब किस में जाएगा एफ ई प्लस 2 में, तो उसका पोटेंशियल है वो आपको कैलकुलेट करना है। देखो ई की टर्म्स में आप तो एक्स की टर्म में डायरेक्ट नहीं बोल सकते, क्योंकि ईएमएफ होता है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो उसको एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में सोल्व करना पड़ेगा, यानी डेल्टा जी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इस टाइप की रिएक्शन हो तो डायरेक्ट आप इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि डेल्टा जी क्या होता है माइनस एन एफ ई सेल, यानी एन पार्टिसिपेटिंग इलेक्ट्रॉन उसे मल्टीप्लाई करना है। तो उसको कितने से मल्टीप्लाई करते थे 2 से, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है 3 का, तो यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो ये वाला क्या होगा 2x1 और ये क्या होगा 3x2, और इसकी इलेक्ट्रॉन से डिवाइड करना होता है जिसका भी कैलकुलेट करना है, तो 1 का डिफरेंस है, 1 से डिवाइड करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इक्वेशन को बैलेंस करो, एफ ई प्लस 3 कौन सी इक्वेशन में आ रहा है सेकंड में, सेम साइड में प्रेजेंट है तो क्या होगा 3x2। एफ ई प्लस 2 फर्स्ट इक्वेशन में अपोजिट साइड में आ रहा है तो इसको माइनस कर दो, माइनस 2x1, 3x2 माइनस 2x1, 3x2 माइनस 2x1। 84 क्वेश्चन नंबर 85, if E cell not of a given reaction has a negative value, then which of the following gives the correct relationship for the value of delta Z naught and K equilibrium। E नोट सेल है उसकी वैल्यू अगर आपके पास में नेगेटिव है, नेगेटिव होता है तो डेल्टा जी नोट होता है माइनस एन एफ ई सेल है, अगर ये नेगेटिव हो तो डेल्टा जी नोट होता है पॉजिटिव हो गया, तो डेल्टा जी नोट है उसकी वैल्यू क्या है ये पॉजिटिव, और डेल्टा जी नोट है उसकी वैल्यू पॉजिटिव, ये वाला रिलेशन होता है माइनस 2.303 आर लो के इक्विलिब्रियम। अब देखो ये पॉजिटिव कब आएगी जब के इक्विलिब्रियम में इसकी वैल्यू 1 से स्मॉल हो, तभी तो ये वाली वैल्यू नेगेटिव होगी, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होगी, तो डेल्टा जी नॉट ग्रेटर देन 0 एंड के इक्विलिब्रियम लेस देन 1। नेक्स्ट वन, द एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल सेल इज गिवन बाय डेल्टा जी अपॉन डेल्टा एच से करते हैं, ये तो डायरेक्ट रिलेशन है फ्यूल सेल का। फिर देखो वैसे एक रिएक्शन और आ गई, यहाँ पे देखो Fe प्लस 2 है, वो 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको गेन करके किसमें जा रहा है Fe में, इसके लिए हम डेल्टा G1 निकालेंगे। दूसरी रिएक्शन है Fe प्लस 3 है, वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके इसमें जा रहा है Fe प्लस 2, इसके लिए हम लिख लेते हैं डेल्टा G2, और इनसे हमें बनानी एक रिएक्शन, बैलेंस रिएक्शन है Fe प्लस 2 Fe प्लस 3 चेंज इन 3 Fe प्लस 2, इसको आपको सोल्व करना है। तो इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, तो देखो Fe प्लस 3 इसके नंबर कितने 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 3 इसको कितने से मल्टीप्लाई करो 3 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। इसके लिए हम लिख लेते हैं डेल्टा G3, तो डेल्टा G3 कैसे बनाओगी Fe प्लस 3 इस इक्वेशन में डेल्टा G2, Fe प्लस 2 इसके अंदर है, इसको माइनस कर दो, माइनस डेल्टा G1, डेल्टा G1 होता है माइनस NF ई सेल, तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बैलेंस करके लिखा तो यहाँ पर भी वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डायरेक्ट आपके पास में क्या मिलेगा E2 माइनस E1, तो E2 इसकी वैल्यू तो कितनी है 0.771, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.441, इसको ऐड करोगे तो कितना होगा 1.212, देन थर्ड वन इज करेक्ट। नेक्स्ट वन देखिएगा, द मोस्ट कन्वीनियंट मेथड टू प्रोटेक्ट द बॉटम ऑफ शिप मोड आयरन इज,
तो आयरन को अगर प्रोटेक्ट करना है तो उससे मोर रिएक्टिव मेटल्स है उसकी कोटिंग कर दी जाती है या उसे उसको कनेक्ट कर देते हैं। और यहाँ पर देखते हैं तो मैग्नीशियम होता है ना, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में इससे अब वो आता है, रिएक्टिव मेटल है तो उसकी कोटिंग करते हैं। विच इज हाइड्रोफोबिक सोल, जिलेटिन स्टार्च अगर होते हैं ये तो हाइड्रोफिलिक सोल होते हैं। फॉस्फोर मेटल और नॉन मेटल के जनरली जो सोल होते हैं वो हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं, ये याद रखने वाली बात है। ब्लीडिंग ड्यू टू कैटेक कैन बी स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन। ब्लीडिंग है उसको फेरिक क्लोराइड से क्यों कर सकते हैं, क्योंकि वो क्या करता है, कोगुलेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज ब्लड होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, तो उसपे क्या हो, फेरिक डाल लोगे Fe+2 अपोजिट आइन है एक दूसरे को कोगुलेट कर देते हैं, तो फॉस्फोन इज ग्रेट। तो ये था आपका मिड सेशन का, वैसे कहा जाए तो लास्ट पेपर। वैसे तो और भी बहुत सारे पेपर होंगे लेकिन एक कंटिन्यूस सीरीज है, उसका लास्ट पेपर था, तो आपने बहुत अच्छे से तैयारी की होगी। आपका होल सिलेबस 11th और 12th का आज रिवाइज हो चुका है। ऑल द वेरी बेस्ट।